नमस्कार। आज हम लोग पॉलिटी जो राज्य व्यवस्था हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे कि राज्य व्यवस्था में जो हमने पीछे पढ़ा था अब उसके अकॉर्डिंग प्रस्तावना पढ़ा था और प्रस्तावना के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रस्तावना के महत्व को पढ़ेंगे और प्रस्तावना के महत्व और भाग एक जो है जो राज्य संघ और राज्य क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे और राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ेंगे। राज्यों का पुनर्गठन कैसे कैसे क्या क्या कैसे कैसे होगा उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए बात करते हैं प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का क्या महत्व है तो देखिए इसमें लिखे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपना विशेष महत्व रखती है। प्रस्तावना के माध्यम से हम भारतीय राष्ट्र की प्रकृति, संविधान का उद्देश्य तथा संविधान को लागू करने की तिथि जो तिथि है उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब उसी से ज्ञात होता है ना, प्रस्तावना से ही पता चलता है कि संविधान कब लागू हुआ था, जैसे उसकी तिथि वगैरह सब उसी में वर्णित है। अब आगे ये क्या है, अब प्रस्तावना के बारे में अलग अलग विद्वान जो हैं अपना मत दिए हैं। उसके बारे में देखिए डॉक्टर ठाकुर एक जो थे डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव एक विद्वान थे ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। इसका तात्पर्य होता है संविधान में निहित आदर्श प्रस्तावना में ही दिखाई देते हैं। कहते हैं कि संविधान में जो निहित आदर्श शब्द हैं वो प्रस्तावना में एक तरह से दिखाई देते हैं। अब देखिए एक विद्वान थे के.एम. मुंशी, इनका नाम था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। इन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। राजनीतिक जन्मपत्री कहा है क्योंकि प्रस्तावना में शक्ति का स्वरूप, शक्ति का स्रोत और शक्ति का उद्देश्य निहित है। ये देखिए क्या क्या बता रहे हैं। जन्मपत्री क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रस्तावना में देखिए शक्ति का स्रोत, स्वरूप और शक्ति का उद्देश्य निहित है, वो बताते हैं। और अगले विद्वान जो हैं अर्नेस्ट वाकर हैं, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। अलग अलग विद्वान अलग अलग अपना अपना मत देते हैं, कोई कुंजी कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई जन्मपत्री कहता है। आगे सब देखिए ये देखिए क्या कह रहे हैं। अर्नेस्ट वाकर कह रहे हैं कि संविधान जो है ना, प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है। पालकी वाला है ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। परिचय पत्र कौन कहते हैं, परिचय कौन देता है, पालक वाला। इस तरह याद कर लिए, पालक वाला अपना परिचय दे रहा है। तो पालकी वाला ने संविधान जो प्रस्तावना हो उस संविधान का परिचय पत्र कहा है। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जो थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का प्रतिफल कहा है। दीर्घकालीन सपनों का प्रतिफल किसने कहा है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। ठीक। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के अर्थ को स्पष्ट करती है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान के अर्थ को स्पष्ट करती है। जहाँ संविधान अस्पष्ट जहाँ है उसको स्पष्ट करती है प्रस्तावना ही। संविधान में राजनीतिक, धार्मिक, दर्शन तथा राजनीतिक मूल्यों का उल्लेख है। देखिए जो संविधान में प्रस्तावना में है राजनीतिक, धार्मिक, दर्शन और नैतिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है इसमें। अतः प्रस्तावना संविधान में विशेष महत्व रखती है। प्रस्तावना जो है ना संविधान में विशेष महत्व रखती है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? कई विद्वान अलग अलग अपना विचार देते हैं और कहते हैं कि क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। तो देखिए 1960 में एक विद्वान थे, जो देखिए क्या क्या बात करूँ। 1960 में बेरूबाड़ी एक विवाद हुआ था। इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं की मन की कुंजी है परंतु संविधान का भाग नहीं है।
ये बेरुवाड़ीवाद में कहा गया कि जो प्रस्तावना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की निर्माताओं के मन की कुंजी है, जो मन में जो उपजा है उसी की कुंजी है प्रस्तावना। अब देखिए क्या क्या आगे आगे सब लोग अपना अलग अलग बात कर रहे हैं। अब देखिए 1973 में केशवानंद भारती राज्य केरल, जो केशवानंद भारती केरल राज्य का एक बयान आया, उनमें सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायालय प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। इसे 1973 में केरल में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक मामला आया। इस मामले में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने यह निश्चय कर दिया कि संविधान का भाग है, प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। अब देखिए LIC ऑफ इंडिया वाद 1995, कहीं 94 या 95 रहता है। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को आंतरिक भाग माना है। तो इस जो LIC ऑफ इंडिया वाद है 1995 में, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान को, जो प्रस्तावना है वो संविधान आंतरिक भाग माना है। उसका सर्वोच्च न्यायालय ने मतलब घोषित कर दिया है इसे। क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? अब एक बात आती है कि प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए 1973 में केशवानंद भारती वाद से प्रस्तावना संविधान का भाग है। जब प्रस्तावना संविधान का भाग है तो देखिए अब संविधान में संशोधन हो रहा है, तो हम वह उसी तरह जान सकते हैं कि जब संविधान में संशोधन हो रहा है तो प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। अतः प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। जब संविधान का भाग है तो उसको संशोधन कर सकते हैं, परंतु इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जिसका मूल ढांचा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया था, जिसमें समाजवादी, देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता नामक शब्द जोड़े गए। 1976 में 42वें संविधान संशोधन में बस एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया, और जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। और आगे देखिए क्या कह रहा है, प्रस्तावना की प्रकृति न्याय उचित नहीं है, अतः प्रस्तावना की प्राप्ति के लिए न्यायालय जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः देखिए प्रस्तावना को लेकर इसमें कोई भी यदि त्रुटियाँ चाहे कोई भी गलतियाँ होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, कहने का मतलब तात्पर्य। आगे देखिए क्या कर रहा है, प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे इसमें से हम पढ़ लिए हैं। अब देखिए अब स्टार्ट करते हैं भागवन। भागवन क्या करता है, देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हम और अच्छे से पढ़ेंगे हम। देखिए भागवन जो है कुल टोटल 22 भाग हैं। एक एक भाग करके हम लोग पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, एकदम पूरा डीपली, ठीक। भागवन में कहा गया है कि इसका वर्णन देखिए, एक अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है भागवन, ठीक। इसमें देखिए संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया है। भागवन में संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक। देखिए अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 कहता है, क्या कहता है, इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है। इंडिया, अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ है। इसमें अब देखिए इंग्लिश में कह रहा है, इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब यही कह रहा है कि इंडिया जो कि भारत राज्यों का संघ है। अब देखिए इसमें 28 राज्य, 8 यूटी केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी हैं। ये इसी में अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है, ठीक। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, देखिए राष्ट्र का नाम और प्रकृति का नाम, इसे थोड़ा देख लीजिए हल्का सा इसको भी। इसमें राष्ट्र का नाम और प्रकृति के नाम, देखिए राष्ट्र का नाम में इंडिया नामक पहले से ही प्रयोग में था, जबकि भारत नाम भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भारत जो नाम है भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। संविधान सभा ने समायोजन से सिद्धांत के आधार पर इन दोनों नामों को स्वीकार कर लिया, मतलब इंडिया भारत नाम स्वीकार किया। देखिए राष्ट्र की प्रकृति, भारतीय राष्ट्र की प्रकृति संघ
है जिसमें संघ राज्यों में के मध्य हुए समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय राज्य संघ से अलग नहीं है, नहीं हो सकता, संघ से अलग नहीं हो सकता भारतीय राज्य। देखिए संघ क्या है, परिसंघ क्या है, महासंघ क्या है, ये देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। इससे संघ में अपना इंडिया आता है। देखिए राज्यों का संघ जैसे इंडिया, कनाडा वनाडा जितने भी है उस संघ के अंतर्गत आते हैं। संघ के इंडिया, कनाडा, ये भारत। जैसे अब परिसंघ मतलब देखिए जो राज्य स्वतंत्र होते हैं, जो परिसंघ होते हैं, राज्यों का संघ होता है, राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। इसमें जैसे अमेरिका, अब देखिए महासंघ जो है, महासंघ जैसे नहीं होते यूएनओ, यू जितने महासंघ बनते हैं, ये सब इसके बारे में चर्चा हुआ है। आगे की अनुच्छेद 2 के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 2 देखिए, अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 में है बस नए राज्यों का प्रवेश। अब इसमें देखिए नए राज्यों में क्या क्या हो सकता है। नए राज्य की संस्थापना, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों की संस्थापना। भारतीय राज्य में किसी नए राज्य का प्रवेश और संस्थापना, प्रवेश और संस्थापना जो पहले से ही भारतीय राज्य का हिस्सा नहीं है, जो पहले से ही भारतीय राज्य का हिस्सा नहीं है। अनुच्छेद 2 वही कह रहा है कि भारतीय राज्य की राज्य क्षेत्र में किसी नए राज्य का प्रवेश और संस्थापना जो पहले से भारतीय राज्य में शामिल नहीं है, हिस्सा नहीं है। जैसे देखिए, जैसे सिक्किम जो 35वें जो सिक्किम जो था, सिक्किम 35वें संविधान संशोधन 1974 में, सिक्किम जो था 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ, तो भारत का सह राज्य पहले बनाया गया। अब देखिए किस तरह हम लोग सह राज्य बना के किस तरह हड़प रहे हैं, अपने में मिला रहे हैं। सह राज्य बनाया गया और जो अब 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से उसे पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में मिल गया। 1974 में हमें सह राज्य का दर्जा दिए 35वें संविधान संशोधन, फिर 1976 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिए सिक्किम को। तभी से सिक्किम अपना मतलब अपने देश में राज्य के रूप में स्थापित हो गया। देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद 3 में हम देखेंगे अनुच्छेद 3 किसी राज्य का गठन किया जा सकता है। नए राज्य बढ़ाना घटाना, अनुच्छेद 3 की बात कर रहा है। और राज्यों को मिलाकर एक करना, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना, यही कह रहा है कि इसमें राज्य का गठन, क्षेत्र परिवर्तन, बढ़ाना घटाना जो भी करना है, और दो राज्य को मिलाकर एक करना, किसी एक राज्य का नाम परिवर्तन करना, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना। अब 1-2 में कहा गया था कि नए राज्य की स्थापना कैसे किया, जो भारत में नहीं है, जो अलग से नए राज्य की स्थापना कैसे बाद में की, वो 2 में है। अब जो 2 में, अब 3 में आएंगे तो नए राज्य का गठन मतलब नए राज्य का गठन किया जाएगा, नाम परिवर्तन किया जाएगा, किसी नए राज्य का गठन, नाम, राज्य को बढ़ाना घटाना, राज्यों की सीमा बढ़ाना घटाना, वही राज्य को मिलाकर एक करना, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना, सब इसी में है, अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। ये जो किया जाएगा ना, भारत के अंदर ही किया जाएगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक, देखिए ये भारत के अंदर ही किया जाएगा। ठीक, देखिए भारतीय राज्य के अंदर किसी राज्य का निर्माण करना, क्षेत्र में परिवर्तन करना, और क्षेत्र कम करना, बढ़ाना, क्षेत्र को बढ़ाना, दोनों राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना, किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना, ये सब अनुच्छेद 3 में है। इससे जो कि विधेयक लाए जाते हैं, वे 2 शर्त पूरी करते हैं। इससे देखिए पहले तो 2 शर्त पूरा करेंगे तभी विधेयक के पास होगा। विधेयक राष्ट्रपति को पूर्ण मंजूरी से पेश किया जाएगा। विधानमंडल में राज्य संबंधित राज्य विधानमंडल को निश्चित समय राय देनी होगी, परंतु संसद विधानमंडल की राय को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। अतः पूर्ण शक्ति केंद्र में निहित होगी, मतलब केंद्र सरकार एकात्मक लक्षण यहाँ पर दिखाई देता है, पूर्ण शक्ति केंद्र में ही होगी। अब अनुच्छेद 4 देखिए क्या कह रहा है। अनुच्छेद 4 जो है ना, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संशोधन साधारण बहुमत से किया जाएगा। अतः अनुच्छेद जो 368 की प्रक्रिया पालन नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 4 में यही कहा गया है कि जो अनुच्छेद 2 है,
और अनुच्छेद 3 है। ये संशोधन जो होगा ना वो साधारण बहुमत से होगा, 50% + 1, वही 50% 1 से इससे किया जाएगा साधारण बहुमत से। और अनुच्छेद 368 है, संविधान की प्रक्रिया का, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है उसका पालन नहीं किया जाएगा, कहने का तात्पर्य ये है। ठीक, अब आगे देखिए, भारत किसी राज्य को अपने क्षेत्र में अर्पित करने में क्या होगा। देखिए, भारत किसी राज्य को अपना क्षेत्र अर्पित करता है तो क्या होगा। जिससे बेरूबाड़ी 1960 के बाद में, इस बात भारत में अपना राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपना था, लेकिन अनुच्छेद 2 में इसका प्रावधान नहीं है। दे ले सकता है, दे नहीं सकता। बेरूबाड़ी बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भारतीय राज्य का हिस्सा किसी अन्य राज्य को सौंपा जाएगा तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। अच्छा, अभी सौंप रहे हैं तो संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। ठीक, नवे संविधान संशोधन 1960 में के माध्यम से बेरूबाड़ी पाकिस्तान में सौंप दिया गया। जो नवा संविधान संशोधन हुआ है उसके माध्यम से हमारी संशोधन की प्रक्रिया से हम दे सकते हैं। संशोधन होगा तो हम किसी अपना राज्य किसी दूसरे देश को दे सकते हैं। देखिए, नवा संविधान संशोधन 1960 में बेरूबाड़ी जो था पाकिस्तान को सौंप दिया गया। और समूह संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ। समूह संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ। मध्य 2015 के क्षेत्रों को आदान प्रदान हुआ। 2015 में हुआ समूह संशोधन। 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया, यदि कोई क्षेत्र संधियां समझौते से अर्पित किया जाए, कोई क्षेत्र संधि समझौते से अर्पित किया जाए तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है। यदि कोई क्षेत्र देखिए संधि हो, समझौता हो, इसके द्वारा यदि ग्रहण ले रहे हैं या दे रहे हैं तो इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। किच्चा तीबू विवाद जो 1976 में किच्चा तीबू विवाद हुआ था। भारत ने इस द्वीप को श्रीलंका के सौंपने के माध्यम से अर्पित कर दिया था बिना संविधान संशोधन से। वर्तमान में यह विवाद का विषय है। 2012 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 2012 से ही किच्चा तीबू विवाद जो ना द्वीप है श्रीलंका को सौंप दिया गया। भारत का एक द्वीप था, श्रीलंका को सौंप दिया। अभी तक ये विवाद में है। अब देखिए आगे क्या। स्वतंत्रता के बाद राज्यों का गठन। अब स्वतंत्रता के बाद कैसे राज्य कैसे बने, क्या क्या परेशानियां आई, पूरा पढ़ेंगे इसमें। देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों का गठन। आज़ादी के बाद भारत में राज्य क्षेत्र में 3 हिस्से थे: देशी रियासतें, विदेशी क्षेत्र, ब्रिटिश प्रांत। अब देशी रियासत थी और विदेशी क्षेत्र थे और ब्रिटिश प्रांत थे। ठीक, अब देखिए उसमें क्या क्या था, कैसे। देशी रियासतें। भारत की आज़ादी के समय 552 देशी रियासत थी, इनमें से 549 भारत का हिस्सा बन गई थी। 552 में 549 भारत का हिस्सा बन गई थी और शेष 3 बचे। 3 रियासत कौन थी देखिए, इसी को लेकर बाद में विवाद इतना विवाद हुआ। देखिए 3 रियासत जो बची, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। अब देखिए क्या क्या कैसे इसको विलय किया गया, क्या क्या कैसे हुआ, इम्पोर्टेंट है। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र के माध्यम से कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। इसे अनुच्छेद 370 के तहत विशिष्ट राज्य का दर्जा मिल गया था, बना दिया गया था, विशेष राज्य का बन गया। कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत के नियंत्रण में है और 1/3 हिस्सा पीओके के नियंत्रण में है। देखिए, और कश्मीर के जो 2/3 हिस्सा है वो भारत के नियंत्रण में, 1/3 जो पीओके के अंतर्गत है। देखिए हैदराबाद में क्या हुआ। हैदराबाद का शासक जो मुस्लिम शासक जो था उसका अधिकांश हिंदू थे। मतलब हैदराबाद का जो शासक मुस्लिम था, जनता जो अधिकार वहाँ की थी ना वो हिंदू थी। 1948 में देखिए, 1948 में जो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से पुलिस कार्रवाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑपरेशन पोलो के माध्यम से पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत का हिस्सा बना दिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देशी रियासत थी इसको विलय कराने में अपना अहम योगदान दिए थे, बहुत ज़्यादा योगदान दिए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जूनागढ़ 1948 में
में जन्म संग्रह द्वारा वहाँ वोट डलवा के माध्यम से जूनागढ़ भारत का हिस्सा बना दिया गया। जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बना दिया गया। ठीक, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। विदेशी क्षेत्र क्या क्या कैसे कैसे क्या थे। विदेशी क्षेत्र में पुर्तगाली थे और फ्रांसीसी थे। ठीक, पुर्तगाली और फ्रांसीसी। पुर्तगाली में देखिए, पुर्तगाली गोवा पर कब्जा किए थे। दमन द्वीप, दादर नगर हवेली पुर्तगालियों से युद्ध और संधि के माध्यम से 1961 में यह क्षेत्र ले लिया गया। इतना क्षेत्र पुर्तगाली मतलब अपने कब्जे में किए थे। 1961 में युद्ध के माध्यम से युद्ध हुआ, उसके माध्यम से दमन द्वीप, गोवा और दादर नगर हवेली ये पूरा छोड़कर पुर्तगाली यहाँ से भागे। वो भी छकाए हुए थे पूरा भारत को। अब देखिए फ्रांसीसी जो थे पुदुचेरी, चंदनगर, यमन, कराईकल, माहे को जन्म संग्रह के माध्यम से भारत में का हिस्सा बना दिया गया। फ्रांसीसी के हिस्से में इतना था। देखिए पुदुचेरी था, चंदनगर, यमन था, कराईकल, माहे ये सब फ्रांसीसी अपने कब्जे में लिए हुए थे। सब जहाँ जो थे वो अपना अपना कब्जिया रहे थे सब। देखिए तो अंडमान निकोबार पर डेनमार्क का कब्जा था। अंडमान निकोबार जो था ना, वहाँ पर डेनमार्क का कब्जा था, जिसे डेनमार्क ने ब्रिटेन को सौंप दिया। परंतु इतिहास में यह भारत का हिस्सा है। राजेंद्र चोल प्रथम ब्रिटेन से भारत का हिस्सा बना दिए गए। उन्होंने ब्रिटेन से भारत का हिस्सा बना दिए। अब देखिए आगे बढ़े। ब्रिटिश प्रांत जो थे 17 वो क्या ब्रिटिश के अंतर्गत जो प्रांत थे 17 थे। अब देखिए इसका हम चर्चा करेंगे ब्रिटिश प्रांत के बारे में। ब्रिटिश प्रांत 17 थे। असम था, बंगाल था, बम्बई था, बर्मा था, मध्य प्रदेश में मद्रास था, पंजाब था, संयुक्त प्रांत था, अजमेर था, अंडमान निकोबार था, बलूचिस्तान, कुर्ग, ये देखिए ये पूरा था। लक्षद्वीप सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आर्मी के द्वारा झंडा फहरा कर भारत का हिस्सा बना दिया गया। जो लक्षद्वीप जो था ना, लक्षद्वीप सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ पर आर्मी अपना ले गए और वो अपना एक आर्मी बनाए हुए थे। कुछ लोग आर्मी मतलब नहीं, कुछ लोग सहयोग से अपना एक आर्मी बनाए हुए थे और जहाँ जाते थे पूरा वो उसी को लेकर हमला कर देते थे। हमला करके उसको स्वतंत्र कराते थे। जो 562 रियासत थी 63 जो भी है उसको विलय कराने में सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी अहम भूमिका निभाए। देखिए क्या है। आज़ादी के बाद राज्यों का एकीकरण किस तरह करके 4 श्रेणी में बांट हो गया, 4 श्रेणी में बट गया। ठीक, ब्रिटिश प्रांत 9 थे, देसी रियासत 9, कमिश्नरी 10 को, विशेष। देखिए 9 में मध्य प्रांत, एमपी, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल ये सब जो ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत जो थे। अब देसी रियासत 9 पटियाला राजस्थान, मैसूर, कमिश्नरी दिल्ली, कुर्ग, भोपाल, हिमाचल प्रदेश ये सब जो था। और विशेष में अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये था। देखिए राज्यों का पुनर्गठन। अब देखिए राज्य तो बन गए, उसको अब पुनर्गठन किस तरह हुआ। इससे कई देखिए दक्षिण के राज्य हैं और उत्तर के जो भी राज्य हैं सब लेकर विवाद होने लगा कि भाषा के आधार पर हमारे सब अलग अलग भाषा बोलते थे। अब कैसे एक भारत बने। भारत में देखिए अलग अलग सब भाषा बोलते हैं। अब सबका अलग अलग राज्य की भाषा, राष्ट्रीय भाषा सब मानी एक तय करना था। इसको लेकर विवाद होने लगा कि हाँ कि राज्य की भाषा, राष्ट्रीय भाषा ये होनी चाहिए, विवाद होने लगा। अब राज्यों का पुनर्गठन, अपना अपना राज्य मांग करने लगे। भाषा के आधार पर राज्य बनने लगे। अब भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए लोग मांग करने लगे। देखिए सबसे पहले क्या हुआ। भारत में बहुसंस्कृति तथा विभिन्न प्रकार की भाषाएं प्रचलित थी, जिस कारण राज्यों का ने भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग की। इसके संबंध में विभिन्न आयोग और समितियां बनी। देखिए राज्यों का पुनर्गठन की मांग को लेकर विभिन्न आयोग और समितियां बनाई गई। देखिए सबसे पहले भाषा के आधार पर एस.के. धर आयोग बना 1948 में। 1948 में एस.के. धर आयोग जो बना उसमें इसके अध्यक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जो एस.के. धर थे। इस आयोग ने 1948 में अपनी रिपोर्ट पहुंची। भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया तथा प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के आधार को सिफारिश की और जनता के इन सिफारिशों को रिजेक्ट कर दिया। और देखिए भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन था उसे जैसे कि वो अस्वीकार कर दिए थे।
और प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की सिफारिश की जनता की और जिससे कि जनता को कह रहे थे कि प्रशासनिक आधार पर भाषा का राज्यों का पुनर्गठन हो, भाषा के आधार पर नहीं, रिजेक्ट कर दिया। ठीक। और उसके बाद जेवीपी समिति आई। इस समिति में जवाहरलाल नेहरू और देखिए और पटेल, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया सदस्य थे। जो जेवीपी थी, तो 1948 में समिति ने रिपोर्ट सौंपी थी। 1948 में जेवीपी समिति 1948 वाला। ठीक। इस समिति, अब ये समिति देखिए क्या कर रही है। इस समिति ने देश की एकता, सुरक्षा और आर्थिक संपन्नता पर ध्यान दिया। अब भाषा के आधार पर देखिए ये बना रहे हैं। देखिए कुछ भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को मना कर दिए। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग तीव्र हो गई और तेज़ी से बढ़ने लगी। और देखिए एक वहाँ के थे पोट्टी श्री राम लल्लू, आंध्र प्रदेश के थे। वो 26 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठ गए। 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्री राम लल्लू की मृत्यु हो गई। इसके बाद देखिए और मामला गंभीर हो गया जब मृत्यु हो गई। सरकार ने 1 अक्टूबर 1953 को राज्य का गठन किया। देखिए जब इनकी मृत्यु हो गई तो सरकार अब सोचे कि देखिए अब सब अलग अलग मांग कर रहे हैं, इसी तरह अब और लोग मतलब मर जाएंगे, मतलब मृत्यु हो जाएगी उनकी। तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर राज्यों का मतलब मांग सरकार ने जैसे कि कर दिया, जैसे कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया। अब देखिए और अभी आयोग आ रहे हैं, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में 1953 में इस आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया। ठीक। इसके कुल 3 सदस्य थे, फजल अली, KM पर्डिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ठीक। ये आयोग था, अपनी 1955 में रिपोर्ट सौंप दिया। और अब देखिए 1 नवंबर 1956 में 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यों का पुनर्गठन आयोग पारित किया गया और ABCD की श्रेणी में समाप्त कर 14 राज्य 6 UT बनाया गया। ठीक। पहले 14 राज्य और 6 UT थे, 14 गो राज्य थे, 6 गो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश थे। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये ध्यान रखना है। अब देखिए किस तरह 14 राज्य थे, इनको कैसे पुनर्गठन किया गया अब याद करने की ट्रिक है। 14 राज्यों के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था। देखिए तो ये याद करने की ट्रिक में बनाया है कि आम गुनाह है, मैम तुलसी गाओ और मौज लो, छाता उठाओ झरने तले। मतलब आम उससे मतलब देखिए अ से आंध्र प्रदेश को 1956 में, मौ से महाराष्ट्र 1960 में, 1956 में। ठीक। गुनाह, गु से गुजरात 1960 में, नौ से नागालैंड, ह से हरियाणा 1966 में। ठीक। है हो गया आपका हिमाचल प्रदेश 1971 में। मैम मौ से मेघालय 1972 में। और मौ से एक मणिपुर 1972 में। और तुलसी में त्रिपुरा 1972, सी से सिक्किम 1975। गोवा 1987, गाँव से ही गोवा हो गया। और तुलसी गाँव और देखिए और अरुणाचल प्रदेश 1987। और मौज लो मतलब मिजोरम जो था 1982। ठीक। और छाता उठाओ झरने तले, छाता मतलब हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 एमपी से राज्य से बना था। उठाओ उत्तराखंड 2000। झरने तले झारखंड। बिहार 15 नवंबर 2000। तले तेलंगाना 2014। यही सब राज्य हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में गठन की मांग देखिए, वर्तमान भारत में अलग गठन की मांग अभी की जा रही है। देखिए विदर्भ महाराष्ट्र में
और ये हरित प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश, अवध अवध प्रदेश यूपी से, पूर्वांचल यूपी से और बुंदेलखंड यूपी से। मतलब वर्तमान में मांग की जा रही है कि ऐसे ऐसे बनाया जाए कि यूपी को 3 भागों में बांटा जाए, अवध प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, ये वर्तमान में मांग की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।